हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होते क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एजेंट विच इज यूज्ड टू इनहिबिट नियोप्लाज्म नोन एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। मतलब ऐसे एजेंट जिसका यूज हम करते हैं नियोप्लाज्म के इनहिबिशन के लिए, उनको हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। बात करें अगर नियोप्लाज्म की कि नियोप्लाज्म होता क्या है, तो जो ट्यूमर बनता है बॉडी में उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। ओके। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि एजेंट विच इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर नोन एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। मतलब ऐसे एजेंट जिनका यूज करके हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग बोलते हैं। बात करें अगर कैंसर की कि कैंसर होता क्या है, तो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं कैंसर। ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। अगर बात करें क्लासिफिकेशन को, तो इसको हम बेसिकली 5 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एल्काइलेटिंग एजेंट, सेकंड है एंटी मेटाबोलाइट, थर्ड है प्लांट डेरिवेटिव, फोर्थ है एंटीबायोटिक्स, फिफ्थ है मिसलेनियस। एल्काइलेटिंग एजेंट पे हमारा आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, एथाइलिन इमीन, एल्किल सल्फोनेट, नाइट्रोजो यूरिएज, ट्राइएजीन। एंटी मेटाबोलाइट में हमारा 3 आता है। फर्स्ट है फोलेट एंटागोनिस्ट, सेकंड है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, थर्ड है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। ओके। थर्ड है हमारा प्लांट डेरिवेटिव। प्लांट डेरिवेटिव में आता है विंका एल्कोलॉइड, टैक्सेंस और एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन्स। फोर्थ है हमारा एंटीबायोटिक और फिफ्थ है मिसलेनियस। बेसिकली ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। बट अगर हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, और उसमें ये क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, तो हमें बेसिकली वो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पूछता है, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ ड्रग का स्ट्रक्चर देना होता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में हमारा आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी में एग्जांपल है मेक्लोरेथामीन, जिसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। ओके। सेकेंड है हमारा एथाइल इमीन। एथाइल इमीन में एग्जांपल है थायोटेपा। थायोटेपा का स्ट्रक्चर ये रहा। थर्ड है हमारा एल्किल सल्फोनेट। एल्किल सल्फोनेट में हमारा एग्जांपल है बुसल्फन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ओके। फोर्थ है नाइट्रोजो यूरियस, जिसका एग्जांपल है कारमुस्टिन, लोमुस्टिन। और फिफ्थ है ट्रायाजीन। ट्रायाजीन में एग्जांपल है हमारा डाकार्बाजीन। ओके। सेकेंड है हमारा एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में फर्स्ट है हमारा फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके। और ये रहा हमारा मेथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर। ओके। सेकेंड है हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आता है मरकेप्टोप्यूरिन। ये रहा मरकेप्टोप्यूरिन का सिंपल सा स्ट्रक्चर। ओके। थर्ड है हमारा पायरामिडिन एंटागोनिस्ट। पायरामिडिन एंटागोनिस्ट में जो हमारे ड्रग हैं उनका एग्जांपल है फ्लोरोयूरेसिल, सिताराबिन एटसेट्रा। और ये रहा हमारा फ्लोरोयूरेसिल का स्ट्रक्चर। ओके। थर्ड है हमारा प्लांट डेरिवेटिव। बात करेगा प्लांट डेरिवेटिव में, तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा विंका एल्कोलाइड। विंका एल्कोलाइड में हमारा बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ड्रग होता है वो होता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे भी C2H5 होता है, यहाँ पे CH3OOC होता है, यहाँ पे CH3OOC होता है। बस डिफरेंस कहाँ पे होता है, वो ये वाला पोजीशन होता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है विन क्रिस्टिन में यहाँ पे CHO ग्रुप होता है, जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और विन ब्लास्टिन में यहाँ पे मेथाइल ग्रुप होता है। ओके। बाकी सब सेम होता है स्ट्रक्चर में। सेकेंड है टैक्सेंस और थर्ड है एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन। फोर्थ है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आता है डॉक्सोरूबिसिन, डाउनारूबिसिन, जिसमें डॉक्सारूबिसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। फिफ्थ है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस में एग्जांपल है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन के स्ट्रक्चर में एक प्लेटिनम होता है, एक एमाइनो ग्रुप यहाँ, एक एमाइनो ग्रुप यहाँ, एक क्लोराइड यहाँ, एक क्लोराइड यहाँ, मतलब 2 एमाइनो ग्रुप और 2 क्लोराइड ग्रुप होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन फिनिश होता है।
अब हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में हमारा फर्स्ट है नाइट्रोजन मस्टर्ड। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट कर रहा है कि दीज आर द साइटोटॉक्सिक ड्रग। मतलब ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है, जिसको हम यूज करते हैं एज ए नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसरस ड्रग के फॉर्म में। ओके, ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है वो हमारा फर्स्ट एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अगर हमसे कोई पूछता है कि विच क्लास ऑफ ड्रग्स आर फर्स्ट एल्काइलेटिंग एजेंट, तो इसमें हमारा आ जाएगा आंसर नाइट्रोजन मस्टर्ड। ओके, जो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि जो टर्म मस्टर्ड है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ, तो ये बेसिकली मस्टर्ड गैस से ऑब्टेन हुआ। ओके, जो हमारा मस्टर्ड गैस होता है उसमें जो सल्फर प्रेजेंट होता है, ये रहा सल्फर, अगर उसको हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड ऑब्टेन होता है। ओके, ये रहा हमारा सिंपल सा मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे सल्फर होता है, अगर इस सल्फर को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, नाइट्रोजन से, तो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड ऑब्टेन होता है। ओके, बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर का होता है। ओके, जब ये क्या होता है, ये जो हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट होता है ये डीएनए बेस से बाइंड करता है और डीएनए को चेंज कर देता है, कैसे, बाय क्रॉस लिंकिंग। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात देखने लायक है वो है क्रॉस लिंकिंग। जो हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है वो डीएनए से बाइंड करता है और उसको चेंज कर देता है बाय क्रॉस लिंकिंग। ओके, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एमाइनो ग्रुप में, कौन से एमाइनो ग्रुप में, ये हमारा जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है इसमें ये जो एमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द बीटा कार्बन ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अटैक करता है बीटा कार्बन पे नाइट्रोजन मस्टर्ड के, और जिससे क्या फॉर्म करता है, एजीरिडीनियम आयन। ये एजीरिडीनियम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर का होता है। ये बात करते हैं बीटा कार्बन से क्या मतलब है, तो ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो ये फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, सेकंड कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अटैक करता है किस पे, बीटा कार्बन पे, जिससे क्या होता है, क्लोराइड रिलीज हो जाता है, ये वाला जो क्लोराइड है, और उसके बाद हमारा क्या बनता है, एजीरिडीनियम आयन, जो कि बहुत ही इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो डीएनए न्यूक्लियोफाइल होता है वो कंडक्ट करता है इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, और ये अटैक का रिजल्ट ये होता है कि जो हमारा एजीरिडीनियम रिंग बना होता है वो ब्रेक कर जाता है और डीएनए का एल्काइलेशन हो जाता है या एल्काइलेट्स हो जाता है, और वो जहाँ पे एल्काइलेशन होता है वो होता है गुआनिन 7 पोजीशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस पोजीशन पे एल्काइलेशन होता है, वो है हमारा गुआनिन 7 पोजीशन। ओके, फिर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एल्काइल ग्रुप बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। अब एल्किल ग्रुप का ट्रांसफर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग या एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो जाती है और इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं सार ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सार होता क्या है। सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी से जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं सार। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी के ड्रग का जनरल स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें एक यहाँ पे एन होता है, एन से कनेक्टेड आर होता है, यहाँ पे CH2CH2Cl, मतलब क्लोरो एथाइलिन चेन होती है या एथाइलिन क्लोरो चेन होती है। ओके, तो ये रहा हमारा बेसिकली सार, ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर। ओके, इस जनरल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली देखेंगे यहाँ पे आर जो लगा है, इस आर के प्लेस पे ऐसा कौन सा ग्रुप लगाएं कि इसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है, मतलब इस आर के प्लेस में कौन कौन से ग्रुप लगाएं, क्या करें कि इसकी एक्टिविटी पे जो इफेक्ट आता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट कर रहा है कि मिथाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप जिसका सब्सटीट्यूशन हो पायरिडीन या फिनाइल ग्रुप से, अगर हम इसका सब्सटीट्यूशन करते हैं आर की प्लेस पे तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो आर है उसके प्लेस में हम क्या लगा सकते हैं, या तो मिथाइल ग्रुप लगा दें या तो फिनाइल ग्रुप लगाएं, जिसमें सब्सटीट्यूशन हो किसका, फिनाइल ग्रुप का या पायरिडीन रिंग का। ओके,
सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। ओके। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि अगर हम कोई अदर एरोमेटिक ग्रुप लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देगा। कहाँ पे? नाइट्रोजन के पास। जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन में। ओके। अब हम बात करते हैं इधर चैन के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि 2 क्लोरो एथाइल ग्रुप इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ये जो हमारा 2 क्लोरो एथाइल ग्रुप है, ये इसकी एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि हैलोजन अदर देन क्लोराइड, अगर हम क्लोराइड के अलावा कोई और हैलोजन लगाते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ओके। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि शॉर्टनिंग लेंथनिंग ऑफ एथाइल चेन, ये वाली जो एथाइल चेन है अगर इसकी हम शॉर्टनिंग या लेंथनिंग करते हैं तो एक्टिविटी क्या होती है, कंपाउंड की डिक्रीज हो जाती है। ओके। अब ये वाला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि ये जो सब्सटीट्यूशन होते हैं इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड में, उसके वजह से ये जो हमारा होता है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है नाइट्रोजन। ओके। और न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से साइक्लाइजेशन में जाता है। साइक्लाइजेशन से क्या होता है, कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है। ओके। तो इस पॉइंट का हमारा यही मतलब है कि ड्यू टू द सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है ये, जो कि क्या होता है, अंडरगो साइक्लाइजेशन। ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन करता है विद द बीटा कार्बन और कार्बोनियम आयन को फॉर्म करता है। ओके। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जिसमें फर्स्ट है हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड। ये रहा साइक्लोफॉस्फामाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें ये हमारा नाइट्रोजन मस्टर का जनरल स्ट्रक्चर है। आर के प्लेस पे हमारा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। ओके। सेकेंड है हमारा मेलफेलन। मेलफेलन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर, उसमें एक हमारा फेनाइल रिंग है और उसमें कुछ सब्सटीट्यूशन है। ओके। अब बात करते हैं क्लोराम्बुसिल, जो कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। तो ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर, उसमें बाद एक फेनाइल रिंग है और यहाँ पे एक चेन लगी हुई है। ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट को हम 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्यूरिन एनालॉग, सेकंड है हमारा पायरिमिडिन एनालॉग, थर्ड है हमारा फॉलिक एसिड एनालॉग। ओके। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा पायरिमिडिन एनालॉग। बात करते हैं अगर पायरिमिडिन एनालॉग की, तो ये क्या होता है, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एक एंजाइम होता है जिसको इनहिबिट करता है, और इसको ब्लॉक करने या इनहिबिट के वजह से क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ओके। तो ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर किसका, पायरिमिडिन एनालॉग का। इसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, एक नाइट्रोजन इधर पे होता है, यहाँ पे एक्स लगा होता है, यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे आर डैश होता है। अगर बात करें इसके नंबरिंग की, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स पोजीशन। जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन होता है वहां पे एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओके। अब हम बात करते हैं सार के बारे में, जो हमारा पायरिमिडिन एनालॉग होते हैं उसके सार के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा नंबरिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर ये जो फर्स्ट पॉइंट पे नाइट्रोजन है, इसमें हम जो हाइड्रोजन लगा है, इस हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट और सिक्स पोजीशन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गिव 1 and 6 डबल बॉन्ड आइसोमर पायरिमिडिन। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे जो ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या होती है, कंपाउंड की एक्टिविटी फिनिश हो जाती है, क्योंकि ये जो ऑक्सो ग्रुप है ये कंपाउंड के एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है, ऑक्सो ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो ये हमारा आर डैश है, अगर आर डैश के प्लेस पे हम सब्सटीट्यूशन करते हैं किससे, डीऑक्सीराइबोज यूनिट से, तो हमें क्या होता है, पोटेंट कंपाउंड मिलते हैं। ओके। तो थर्ड पॉइंट पे ये जो आर डैश है, अगर इसके प्लेस पे हम सब्सटीट्यूशन करते हैं डीऑक्सीराइबोज यूनिट से, तो हमें पोटेंट कंपाउंड मिलते हैं। जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड होते हैं उनमें डीऑक्सीराइबोज यूनिट प्रेजेंट होता है। ओके। फिफ्थ पॉइंट पे ये जो हमारा यक्स है, इस यक्स के प्लेस पे क्या होता है, मोस्टली कंपाउंड्स में फ्लोरो ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड या पोटेंट कंपाउंड होते हैं उनमें इस फिफ्थ पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके।
अब बात करते हैं 6 पोजीशन पे जहाँ पे हमारा आर प्रेजेंट है। इस आर के प्लेस पे कौन सा ग्रुप रखे कि हमारा कंपाउंड स्टेबल हो और उसकी पोटेंसी मैक्सिमम हो। तो बात करते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा कि रिप्लेसमेंट ऑफ यच, ये जो हमारा यच है उसको रिप्लेसमेंट करते हैं अगर हम किससे, ऑक्सो ग्रुप से, एमाइन ग्रुप से, तो हमें पोटेंट कंपाउंड मिलता है। मतलब यहाँ पे हम कौन सा ग्रुप लगा सकते हैं, ऑक्सो ग्रुप लगा सकते हैं या एमाइन ग्रुप लगा सकते हैं। ओके, अगर हम ऑक्सो और एमाइन ग्रुप लगाते हैं तो हमें स्टेबल कंपाउंड देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये रहा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, पायरिमिडीन एनालॉग्स का। तो बेसिकली जो हमारा पायरिमिडीन एनालॉग होता है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनहिबिट करते हैं एक एंजाइम है, उसका नाम है थाइमिडाइलेट सिंथेटेज। ओके, and stop the production of pyrimidine based nucleotide like deoxythymidine monophosphate। ओके, ये कह रहा है कि जो पायरिमिडीन एनालॉग होते हैं वो थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिस वजह से पायरिमिडीन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, इसके प्रोडक्शन को क्या होता है, स्टॉप कर देते हैं या ब्लॉक करते हैं। ओके, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोसेस देखते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है। तो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट मिलकर थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते थे, जिससे क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती थी। ओके, बट अगर हम पायरिमिडीन एनालॉग का यूज करते हैं तो ये ड्रग बेसिकली थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। यहाँ निगेटिव का मतलब है इनहिबिट करता है। ओके, जिससे क्या होता है, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे डीएनए सिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये रहा सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। इसमें फर्स्ट है फ्लोरोयूरासिल। ये रहा फ्लोरोयूरासिल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे 5th पोजीशन पे देखिए यफ प्रेजेंट है, यहाँ भी यफ प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में नहीं है। ओके, यहाँ पे यन के पास देखिए कौन सा, ये है हमारा राइबोज यूनिट। ओके, ये हमारा ड्रग कौन सा, फ्लूऑक्स यूरिडीन, ये हमारा सेकेंड ड्रग है। थर्ड ड्रग है सिताराबिन। सितारा ड्रग बीन में क्या होता है, यहाँ पे एमाइनो ग्रुप होता है, फ्लूऑक्स यूरिडीन और फ्लोरोयूरासिल, इन दोनों ड्रग में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्यूरिन एनालॉग। जो प्यूरिन एनालॉग का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसके, हाइपोजेंथिन के और गुआनिन के। ये रहा हमारा प्यूरिन एनालॉग का जनरल स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें कौन कौन सा रिंग होता है, ये हमारा एक पायरिमिडीन रिंग हो गई। ओके, और ये हो गया इमिडाजोल रिंग। तो पायरिमिडीन और इमिडाजोल रिंग को अगर हम फ्यूज कर देते हैं तो हमारा प्यूरिन एनालॉग का जनरल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। ओके, ये रहा हमारा सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ प्यूरिन एनालॉग, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो हमारा सेकंड पोजीशन पे आर लगा है उसके प्लेस पे हम क्या रखें। तो जो सेकंड पोजीशन पे आर है वो अगर अनसब्स्टिट्यूटेड है या उसके प्लेस पे यफ है तो हमें मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है। यफ मतलब फ्लोरो ग्रुप। ये जो हमारा सेकंड पोजीशन पे आर है इसको या तो हम अनसब्स्टिट्यूटेड छोड़ देते हैं या तो वहाँ पे फ्लोरो ग्रुप लगा देते हैं। ओके, नाइन्थ पोजीशन पे क्या कह रहा है कि नाइन्थ पोजीशन पे जो यन है ये बेसिकली क्या होता है, अनसब्स्टिट्यूटेड होता है, तो हमें पोटेंट कंपाउंड मिलते हैं। अब हमारा जो 6 पोजीशन पे आर डैश है उसके प्लेस पे क्या रखेंगे, 6 पोजीशन पे हमारा थायोल हो सकता है, एमाइनो ग्रुप हो सकता है, सल्फोनिल ग्रुप हो सकता है। तो हमें जो कंपाउंड मिलता है उसकी एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी नंबरिंग की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन, फिर हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। ओके, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो ड्रग होते हैं वो इनहिबिट करते हैं कन्वर्जन को, किसके, इनोसिन मोनोफॉस्फेट को एडेनिन और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड में, जो कि क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, डीएनए और आरएनए का। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो प्यूरिन एनालॉग होते हैं वो कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं किसके, इनोसिन मोनोफॉस्फेट का, किसमें, एडेनिन और गुआनिन में। जो एडेनिन और गुआनिन होता है ये न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डीएनए और आरएनए का। ओके,
ये रहा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 5 फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ओके, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है कि कैसे होता है प्रोसेस। तो 5 फास्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट क्या होता है, कन्वर्ट होता है 5 फास्फोराइबोसिल एमीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइडो फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, इसके बाद वेरियस स्टेप होते हैं, ये जो ऐसे बना है इसका मतलब वेरियस स्टेप होते हैं बीच में, जिसको कि नहीं दिखाया गया है। बट फर्दर उससे क्या बनता है, इनोसिनिक एसिड। इनोसिनिक एसिड क्या होता है, जीएमपी और एएमपी, जिसको जीएमपी को हम बोलते हैं गुआनिलिक एसिड और इसको हम बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। ओके, बट अगर हम प्यूरिन एनालॉग को लेते हैं जो कि प्रो ड्रग होते हैं, ओके, तो ये प्यूरिन एनालॉग क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एचजीपीआरटी एंजाइम। एचजीपीआरटी एंजाइम के बारे में बात करें तो हाइपोजेंथिन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। प्यूरिन एनालॉग जो प्रो ड्रग होता है एचजीपीआरटी एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में आता है, जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, और ये इनहिबिट करता है किसको, एमाइडो फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज को। ये वाला जब एंजाइम इनहिबिट कर देगा तो फर्दर क्या होता है, इनोसिनिक एसिड से गुआनिलिक एसिड और एडिनाइलिक एसिड नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि एडिनिन और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन का। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है मरकेप्टोप्यूरिन। ये रहा मरकेप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर। सेकंड है 6 थायोगुआनिन। ये रहा 6 थायोगुआनिन का स्ट्रक्चर। फिर थर्ड है हमारा एजा थायोप्रिन ड्रग। ये रहा एजा थायोप्रिन ड्रग का स्ट्रक्चर। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट है एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में फोलिक एसिड एनालॉग। ओके, बात करते हैं फोलिक एसिड एनालॉग की, तो ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, फोलिक एसिड एनालॉग जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की। मतलब एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसको फोलिक एसिड एनालॉग इनहिबिट करते हैं, जो क्या होता है, कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, जो रिक्वायर्ड होता है प्यूरिन के बायोसिंथेसिस के लिए। अगर हम सिंपली इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फॉलिक एसिड एनालॉग के बारे में बात करें, तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो इनहिबिट करते हैं किसको, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, जो क्या होता है, कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है वो प्यूरिन के बायोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेथोट्रेक्सेट होता है। ये मेथोट्रेक्सेट का हमारा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं सार के बारे में। जो हमारा फॉलिक एसिड एनालॉग होता है उसके सार के बारे में देखेंगे। ओके, तो हम, ये रहा उसका जनरल स्ट्रक्चर फॉलिक एसिड एनालॉग का। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं या आर से। ये जो आर है, इस आर के प्लेस पे हम क्या सब्सटीट्यूशन करें कि हमें मैक्सिमम पोटेंट कंपाउंड मिले। तो इसमें फर्स्ट कर रहा है सब्सटीट्यूटेड विद एमाइनो ग्रुप और लेफ्ट अनसब्सटीट्यूटेड टू गेट पोटेंट कंपाउंड। ये जो आर है इसके प्लेस पे हम या तो एमाइनो ग्रुप लगा दें या इसको हम अनसब्सटीट्यूटेड छोड़ देते हैं, तो हमें पोटेंट कंपाउंड देखने को मिलता है। ये हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट पे ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये NH2 ग्रुप क्या होता है, इसकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। अगर इस NH2 ग्रुप को हम हटा देते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड की एक्टिविटी एबॉलिश हो जाती है या फिनिश हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं ये चेन की। एक चेन होता है यहाँ पे जो कि कनेक्ट करता है। अगर हम इस चेन के लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ओके, तो क्या होती है, कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इस चेन में एक ही कार्बन का है, एक कार्बन यहाँ पे है, फिर ये हमारा एमाइन ग्रुप है। तो अगर इस चेन को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब बात करते हैं ये जो हमारा यन है वहाँ पे जो R1 ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप हो सकता है, तो इसके प्लेस पे हम मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन लगाते हैं। ओके, बेसिकली क्या होता है, मेथोट्रेक्सेट में हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है, जैसे कि हम ये स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये जो हमारा फेनाइल रिंग है इस पे कैसा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो R2 है उसके प्लेस पे हम क्या लगा सकते हैं, या तो हम हाइड्रोजन लगा दें या OCH3 ग्रुप लगाते हैं तो हमें पोटेंट ड्रग मिलता है। ओके, R3 के प्लेस पे क्या होता है, हम जनरली इसको रिप्लेस करते हैं OCH3 ग्रुप से। जो हमारा OCH3 ग्रुप है उससे इसको हम रिप्लेस करते हैं तो हमें पोटेंट कंपाउंड देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं R4 पोजीशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ ड्रग में क्या होता है, 2 एमाइडो पेंटेन डाइओइक एसिड होता है। ये बात करते हैं 2 एमाइडो पेंटेन डाइओइक एसिड के बारे में। तो ये वाला ग्रुप जो हमारा है, ये इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 एमाइडो पेंटेन डाइओइक एसिड। ओके, तो ये इसका सिंपल सा रहा सार। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। किसके, जो हमारा फोलिक एसिड एनालॉग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो फोलिक एसिड क्या होता है, रिड्यूस होता है किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलेट में, बाय द एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसके प्रेजेंस में जो हमारा फोलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या रिड्यूस होता है किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ओके, अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है वो नेसेसरी होता है किस लिए, प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए, थायमिडीन और एमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। जो हमारा मेथोट्रेक्सेट होता है वो कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को और प्रिवेंट करता है सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को, जो कि प्रिवेंट करता है किसकी, डीएनए के सिंथेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है थर्ड पॉइंट, वो कह रहा है कि जो मेथोट्रेक्सेट होता है वो कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है किसको, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, जिससे क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए की सिंथेसिस में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा फोलेट या फोलिक एसिड होता है वो फोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोफोलेट में या डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में। फिर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम आता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन होता है। बट जो हमारा फोलिक एसिड एनालॉग होता है वो इस एंजाइम जो कि हमारा है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको क्या होता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे फर्दर डीएनए की सिंथेसिस में प्रॉब्लम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में, जो कि हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ओके, जो हमारा एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डीएनए की सिंथेसिस को। ये कैसे डीएनए की सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, या तो ये क्या होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं डीएनए में, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिससे क्या होता है, हाईली रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड बनता है, जो कि क्या होता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देता है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो डीएनए सिंथेसिस और उसके रेप्लिकेशन को क्या होता है, अफेक्ट करते हैं। कैसे, या तो वो डीएनए में खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाईली रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड को बनाएगा, जिससे क्या होगा कि डीएनए स्ट्रैंड्स का ब्रेकेज हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि मेनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस इंक्लूडिंग ब्लियोमाइसिन, डैक्टिनोमाइसिन एटसेट्रा। ये कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक होती हैं जो कि एंटी कैंसरस होती हैं वो हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस से ऑब्टेन होती हैं। अब हम बात करते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स की। एंथ्रासाइक्लिन्स अकर्स एज ए ग्लाइकोसाइड ऑफ एंथ्रासाइक्लिनोन। ये एक कैटेगरी होती है एंटीबायोटिक्स को जो कि एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी होती है जिसमें। तो ये जो हमारा एंथ्रासाइक्लिन होते हैं वो ग्लाइकोसाइड के रूप में प्रेजेंट होते हैं किसका, एंथ्रासाइक्लिनोन के बारे में। ओके, ये रहा उसका जनरल स्ट्रक्चर, एंथ्रासाइक्लिनोन या एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो होती है हमारी। इसमें क्या होता है, ये 4 रिंग होती हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये रहा R3 और ये रहा R4। R1 R2 R3 R4 के प्लेस पे हम ग्रुप्स को रखेंगे, जिससे हमें इस कैटेगरी के ड्रग्स मिल जाएंगे। इसमें हमारा ड्रग्स जो आता है वो आता है डोक्सोरूबिसिन और दाउनोरूबिसिन। ओके, डॉक्सोरूबिसिन में क्या होता है, R1 के प्लेस पे OCH3 होता है, R2 के प्लेस पे OH होता है, R3 के प्लेस पे H होता है, R4 के प्लेस पे OH होता है। ओके, डाउनारोबिसिन में क्या होता है, R1 के प्लेस पे हमारा होता है OCH3, R2 के प्लेस पे होता है H, R3 के प्लेस पे होता है H और R4 के प्लेस पे होता है OH। ओके, अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक्स।
एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, जिसमें हमारा आता है डॉक्सोरूबिसिन और दाउनारूबिसिन। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है दे इंटरक्लेट बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स एंड ब्लॉक द डीएनए एज वेल एज आरएनए सिंथेसिस। ओके, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ये क्या होता है, ब्रेक कर देते हैं डीएनए स्ट्रैंड को। कैसे? एक्टिवेटिंग टोपो आइसोमरेज सेकेंड। जो टोपो आइसोमरेज सेकेंड होता है उसको एक्टिवेट करते हैं, जो कि ब्रेक कर देता है किसको? डीएनए स्ट्रैंड्स को। ओके, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि एज सच दे हैव म्यूटाजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल। मतलब ये जो ड्रग होती हैं इनमें म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल पाया जाता है। ये अपना मैक्सिमम एक्शन कहाँ पे? यस फेज पे एक्सर्ट करते हैं, और जो इनकी टॉक्सिसिटी होती है वो G2 फेज पे देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ये एंटीबायोटिक होती हैं वो अपना एक्शन कहाँ पे शो करती है? यस फेज पे, और उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो G2 फेज पे देखने को मिलता है। ओके, बात करें इसके यूज के बारे में, तो यूज्ड इन द ब्रेस्ट, थायराइड, ओवरी, ब्लैडर, लंग्स कैंसर, सार्कोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा। ओके, अब बात करते हैं हम डायक्टिनोमाइसिन की। ये रहा सिंपल सा डायक्टिनोमाइसिन का स्ट्रक्चर। बस कहने को सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एग्जाम में चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये पूछा जाए, लेकिन पढ़ने के लिए आप इसको देख सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको इसका पता होना चाहिए। ओके, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दीज एजेंट प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होता है? आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे? ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद द टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए। ये क्या होता है? जो डायक्टिनोमाइसिन होता है वो डीएनए के टेम्पलेट फंक्शन को क्या होता है? इंटरफेरेंस करता है और आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है। डैक्टिनोमाइसिन क्या होता है? कॉज करता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इन द डीएनए। जो डैक्टिनोमाइसिन होता है वो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करता है किसमें? डीएनए में। ओके, आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेना। वैसे चांसेस बहुत कम होता है कि एग्जाम में पूछे, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो एग्जामिनर भी समझता है कि छोटा सा ही पूछे, क्योंकि वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लियोमाइसिन। ये रहा हमारा ब्लियोमाइसिन का स्ट्रक्चर। ये भी वैसा ही है, बहुत बड़ा सा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ब्लियोमाइसिन जो होता है वो मिक्सर होता है किसका? ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स का, जिसमें क्या होता है? एंटी ट्यूमर एक्टिविटी पाई जाती है। ये क्या होता है? चिलेट करता है कॉपर और आयरन के साथ, और प्रोड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड आयन, जो कि क्या होता है? इंटरकैलेट करता है बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड को, और कॉज करता है चेन सीजन और इनहिबिट द रिपेयर। चेन सीजन भी करता है और उसके रिपेयर को इनहिबिट कर देता है। ओके, ये रहा इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका? ब्लियोमाइसिन का। इसमें क्या होता है? मेन पॉइंट ये है कि ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनमें एंटी ट्यूमर एक्टिविटी पाई जाती है। ये चीलेट का फॉर्म करता है, ये चीलेट का फॉर्मेशन करता है किसके साथ? कॉपर और आयरन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या? सुपर ऑक्साइड। ये जो सुपर ऑक्साइड बनता है वो डीएनए स्ट्रैंड्स में इंटरकैलेट्स कर जाता है, और क्या करता है? चेन का सीजन कर देता है, और उसके रिपेयर को भी इनहिबिट करता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट की। प्लांट प्रोडक्ट में हमारा फर्स्ट है विनका एल्कोलॉइड। विनका एल्कोलॉइड में आता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। सेकंड है टैक्सेंस, टैक्सेंस में आता है पैल्सी टैक्सेल। थर्ड है एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन, जिसमें आता है हमारा एटोपोसाइड। फोर्थ है कैम्प्टोथेसिन। कैम्प्टोथेसिन में हमारा एग्जांपल आता है कैम्प्टोथेसिन का। ओके, बात करते हैं विनका अल्कोलाइड की। तो विनका अल्कोलाइड कहाँ से हमें मिलता है? विनका रोजियस, एक प्लांट होता है विनका रोजियस का, जिससे हमें विनका अल्कोलाइड ऑब्टेन होता है। इसका जीनस जीनस होता है कैथेरंथस, और फैमिली होती है एपोसाइनेसी। ओके, बात करते हैं यूज़ की। तो इसको यूज़ करते हैं हम कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में। इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है हॉटचिकिन्स डिजीज में, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में। ओके, आल्सो यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। तो ये रहा हमारा विनका एल्कोलाइड का यूज, जिसमें आपको बेसिकली याद रखना है कि विनका एल्कोलाइड को हम हॉटचिकिन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये रहा हमारा विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस इसमें चेंज कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे जो नाइट्रोजन है यहाँ पे विनक्रिस्टिन में एल्डिहाइड ग्रुप होता है,
और विनब्लास्टिन में क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है। ओके, बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, किसके, विनका एल्कलॉइड की। तो जो विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन होते हैं वो बाइंड करते हैं किससे, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन जिसका नाम होता है ट्यूबुलिन, और प्रिवेंट करते हैं पॉलीमराइजेशन को और असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स से, जिससे क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम क्या होता है, फेल हो जाते हैं, मूव अपार्ट ड्यूरिंग द माइटोसिस और लीड टू द मेटाफेज अरेस्ट। क्रोमोसोम क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, मेटाफेज अरेस्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर बात करें इसके मेन मेन पॉइंट की, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करता है, जिससे पॉलीमराइजेशन और माइक्रोट्यूबुल्स के असेंबली को इनहिबिट करता है, जिससे माइटोटिक स्पिंडल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम क्या होता है, मूव नहीं कर पाते, जिससे मेटाफेज अरेस्ट हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम मिसलेनियस एजेंट। मिसलेनियस एजेंट्स में हमारा फर्स्ट आता है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ओके, इसका नाम होता है सिस डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम। दो एमाइन ग्रुप होते हैं, दो क्लोरो ग्रुप होते हैं और प्लेटिनम होता है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया सिस डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम। ओके, अब इसके इंट्रोडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो सिस्प्लेटिन होता है ये प्रोटोटाइप ड्रग होता है, कौन सा, प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होता है, एंटी नियोप्लास्टिक एक्टिविटी पाई जाती है। जो हमारा सिस्प्लेटिन होता है वो नॉन ऑर्गेनिक प्लेटिनम होता है, जो कि एल्काइलेटिंग प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। मतलब ये ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हमारा एल्काइलेटिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। अगर बात करें इसके यूज को, तो ये यूज होता है टेस्टिकुलर कैंसर में, ब्रेन ट्यूमर में, ओवरियन और ब्रेस्ट कैंसर में। ओके, बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग करता है किसकी, डीएनए और आरएनए की। सिस्प्लेटिन क्या होता है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स की तरह बाइंड करता है यन 7 पोजीशन पे, और क्या होता है, डीऑक्सीगुआइनिलेटेड डीएनए जो होता है उसके रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है। ओके, तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह ये भी बाइंड करता है यन 7 पोजीशन पे, और क्या करता है, इनहिबिट कर देता है रेप्लिकेशन। यहाँ पे जो लिखा है टू नेबरिंग डीऑक्सीगुआइनाइलेटेड डीएनए, तो मतलब क्या होता है, ये दो डीएनए के साथ बाइंड करता है, मतलब एक सिस्प्लेटिन का मॉलिक्यूल दो डीएनए को क्रॉस लिंक करता है। ओके, सेकंड है हमारा मिटोटेन। मिटोटिन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछेगा गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मिटोटिन एंड इट्स टू यूजेस। बेसिकली 2 यूज या 3 यूज पूछ ही लेता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ इंसेक्टिसाइड डीडीटी। ये क्या होता है, डीडीटी का सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, क्या होता है कि डीडीटी डेरिवेटिव होता है जिसमें एंटी एड्रिनोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। इसको हम यूज करते हैं एड्रिनोकॉर्टिकॉइड कार्सिनोमा में और कसिंग सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में। ओके, बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो अभी तक पता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि ये मॉडिफाई करता है पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म को, किसके, स्टेरॉयड के। ये क्या होता है, स्टेरॉयड के पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करता है और सप्रेस करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स को सप्रेस करने की वजह से हम इसको यूज करते हैं एड्रिनोकॉर्टिकॉइड कार्सिनोमा और कसिंग सिंड्रोम में। ओके, तो ये रहा सिंपल सा मिटोटेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 फेनाइल ग्रुप होते हैं, और ये रहा हमारा एक कार्बन जिससे 2 क्लोराइड, और ये कार्बन ये है, एक क्लोराइड यहाँ है, एक क्लोराइड यहाँ पे है। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। ओके, please like the video, subscribe my channel and share the video to your classmates and friends. Thank you.